ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में भी हमने इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो आम तौर पे एक नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक होती है इंडिया चाइना रिलेशन की, वो उस बारे में बात नहीं करती है। हमने बात की थी 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में। हमने ये देखा कि चाइना में जब रिवॉल्यूशन हुई माओ जेडोंग के लीडरशिप में और चाइना को एक नेशन स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया, उस वक़्त से लेकर के अभी तक अगर हम देखें, तो जो चाइना का जो अप्रोच रहा है, वो विस्तारवादी रहा है। विस्तारवादी मतलब एक मिनट। तो चाइना के अगर हम बात करें, चाइना शुरू से क्या है कि वो एग्रेसिव रहा है। चाइना शुरू से ही एग्रेसिव रहा है, एग्रेसिव द और वो एक्सपेंशनिस्ट भी रहा है। क्या कि मतलब वो उसकी जो नीतियाँ कैसी हैं, वो विस्तारवादी हैं। वो अपनी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज़ हैं उनको वो बढ़ाना चाहता है और इसी कॉन्टेक्स्ट में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में, जिसको प्रोपाउंड किया था माओ जेडोंग ने। और हम उसमें ये देखते हैं 5 फिंगर पॉलिसी में कि जो तिब्बत का रीजन है, तिब्बत को जो है चाइना पाम कंसीडर करता है कि वो एक हथेली के है। और इसके अलावा और जो रीज़न है, जैसे कि लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख, और उसके बाद फिर हम देखते हैं सिक्किम की हम बात करें, सिक्किम की बात करें, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। मैं इसको एपी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो ये तिब्बत को एज ए पाम कंसिडर करते हैं। बाकी ये जो 5 रीजन्स हैं, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 फिंगर्स के जैसी हैं। और चाइना का ये मानना है कि ये जो रीजन्स हैं, ये चाइना का हिस्सा हुआ करते थे और चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रीजन को, इस टेरिटोरियल एरिया को जो है, वो लिबरेट करे, उसको मुक्त करे। जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, जो विस्तारवादी शक्तियाँ हैं, ख़ास तौर पे हम देखें कि एक टाइम पे ये सारा जो रीजन था जो है पाकि चाइना के कंट्रोल में था। बाद में फिर हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ वहाँ पे वहाँ की जियोपॉलिटिक्स में जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ की, उसमें काफ़ी चेंज आया। और वैसे भी आप देखें, चाइना का जो डिस्प्यूट है, वो लगभग जितने भी कंट्रीज़ से वो बॉर्डर शेयर करता है, उससे उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो चाइना इन सारे रीजन्स को अपने अपनी टेरिटरी का हिस्सा समझता है और उसको जो है अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर शामिल करना चाहता है। और आप देखेंगे 1962 की अगर हम बात करें, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तो बेसिकली जो रीजन था जो है नॉर्थ नॉर्थ इसको इसमें बेसिकली क्या था, लद्दाख की हम बात करें अगर, वहाँ पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है कि चाइना ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत है। मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये तिब्बत का ही एक हिस्सा है। तो उसको वो जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। और शुरू से हम देखें, हालांकि शुरू में 1949 में जब इंडिया ने चाइना को रिकॉग्निशन दी, तो उस वक्त में इतने रिलेशन हमारे ख़राब नहीं थे चाइना के साथ में। और उस टाइम में तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन था। बाद में चाइना की जो मिलिट्री जब तिब्बत रीजन में इंटर होती है और नेहरू जो है चाइना की के प्राधिकार को, उसकी सुजरेनिटी को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से फिर चीज़ें बदलने लगती हैं। क्योंकि जो तिब्बत का जो स्टेटस था एक बफर स्टेट का, वो समाप्त हो जाता है। बफर स्टेट के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि बफर स्टेट क्या होता है।
2 कंट्रीज़ के बीच का की जो कंट्री होती है उसको बफर स्टेट बोलते हैं। तो सपोज़ कि ये तिब्बत था, ये चाइना और ये इंडिया। तो जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया तो फिर क्या कि जो चाइना की जो बाउंड्रीज़ थी वो इंडिया से लगने लगी और चाइना ने फिर जो इंडियन रीजन्स थे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वगैरह पे उस पे अपना क्लेम करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि शुरुआती दौर पे जब 1944 में इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट किया, उस वक्त जो चाइना के प्रीमियर थे झाओ इनलाई, तो बेसिकली 5 प्रिंसिपल पे जो है इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसको फॉलो करेंगे और इसी के बेसिस पे जो है इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो गवर्न होंगे। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें, वैसे आप बात करें अगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस की, यहाँ से यूजीसी नीट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिकली कि ये जो एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, इस ये इसमें 29 एफ्रो एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 29 जो है अफ्रीका और एशिया जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंट है इसके देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी मूवमेंट इसी कॉन्फ्रेंस के आउटकम में हम देखते हैं कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो फिर डेवलप होता है। तो इंडिया शुरुआती तौर पे हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। टर्निंग पॉइंट तब आता है इंडिया चाइना के रिलेशन में, ख़ास तौर पे चीज़ें तब और बिगड़ने लगती हैं जब तिब्बत रीजन पे चाइना अपने कंट्रोल को और अपनी एट्रोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और 1959 में इंडिया जो है दलाई लामा को वहाँ जो दलाई लामा है उनको अपने वहाँ पे आश्रय देता है, असाइलम जो है उनको प्रोवाइड करता है दलाई लामा को। आपको कल की क्लास में मैंने पूछा था कि वो कौन सा रीज़न है, तो धर्मशाला हिमाचल में व्यक्तिगत रूप से मैं गया हूँ धर्मशाला में। कुछ काम था मुझे पर्सनली तो मैं धर्मशाला गया था। वहाँ पे आप देखें मोनास्ट्री है, बौद्धिस्ट मोनास्ट्री, वहाँ काफ़ी लोग जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं और वहाँ से थोड़ी दूर पे ही जो है बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना के साथ में। मैं काफ़ी मैंने पर्सनली विजिट किया था उस एरिया को जहाँ से हम बॉर्डर शेयर करते हैं और काफ़ी वहाँ पे चीड़ के जो पेड़ हैं वो थे वहाँ पे। तो जी, जी, मैक्लियोडगंज के जी। जी, जी। तो दलाई लामा को जब इंडिया ने मतलब असाइलम दिया और जो कॉज है तिब्बत का कि एक फ्री ऑटोनॉमस रीजन होना चाहिए और हाँ उस कॉज को लेकर के दलाई लामा जो है जब उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की वर्ल्ड लेवल पे तो इससे फिर क्या है कि चाइना और इंडिया के बीच की जो रिलेशन है वो काफ़ी मतलब उसमें एक तरह से हम देख सकते थे कि एक तरह से एक तनाव एक टेंशन क्रिएट हुआ। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि 1962 में जो है इंडिया के जो रिलेशन हैं वो बिल्कुल अपने कह सकते हैं सबसे बुरी हालत में होते हैं और चीज़ें बिगड़ते बिगड़ती हैं। नेहरू को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि चाइना जो है एग्रेसिव काफ़ी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है नेहरू ने जो है अपने लेवल पे कुछ प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं लिए। जब 1949 में दलाई लामा को इंडिया ने असाइलम आश्रय दिया और उसके बाद जो है इससे जो चाइना का जो रिस्पॉन्स आया बहुत ही निगेटिव था। और चाइना ने साफ तौर पे कह दिया कि जो इंडिया और चाइना की जो के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, जो मैकमोहन लाइन है, जो इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर माना जाता है, उसको चाइना ने साफ तौर पे मानने से इनकार कर दिया। चाइना का ये कहना था कि ये जो मैकमोहन लाइन है, ये किसके बीच में साइन की गई थी? ब्रिटिश इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो चाइना का ये कहना है कि ये जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं, जो इम्पीरियलिस्ट पावर थे, इन्होंने ये बाउंड्रीज तय की है। चूँकि चाइना इस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं है, इस ट्रीटी को उसने साइन नहीं किया था, उस ट्रीटी की पार्टी नहीं है, तो इस वजह से चाइना इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इस वजह से फिर हम देखते हैं कि जब चाइना ये क्लेम करता है कि हम चूँकि इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है और इस वजह से हम इस बॉर्डर लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ से चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं, हालात और भी बिगड़ने लगते हैं जब चाइना से ये साफ कह देता है कि ये जो लाइन है मैकमोहन लाइन इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम इस ट्रीटी के हिस्से कभी हम इसके सिग्नेटरी कभी रहे ही नहीं हैं। और नेहरू को लोग कहते हैं कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आदर्शवादी थी, आइडियलिस्टिक थी, ऐसा नहीं है।
1959 में जब चाइना ने मैकमोहन लाइन को बॉर्डर लाइन के तौर पे एक्सेप्ट करने से जो है इनकार कर दिया, तो नेहरू को भी इस बात का अंदाज़ा था कि जो चाइना की जो आर्मी है वो कभी भी एग्रेशन कर सकती है, कभी भी हमारी बाउंड्रीज में आ सकती है। तो उस केस में एक प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए नेहरू ने क्या किया कि एक फॉरवर्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फॉरवर्ड पॉलिसी को बेसिकली मतलब क्या कि इंडिया ने आउटपोस्ट बनाने शुरू किए, छोटी-छोटी जो है पोस्ट बनानी शुरू की कि जहाँ से वो अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को जो है डिफेंड कर सकें। और बेसिकली जिन रीजन्स पे चाइना ने अभी अपना दावा करना शुरू किया है, वहाँ पे इंडिया अपना भी क्लेम कर सके। तो बेसिकली जब इंडिया ने जो है आउटपोस्ट बनाने शुरू किए, तो इससे जो तनाव है वो और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गया, चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई, और वो जो एक्सक्लेशन था वो एक वॉर में कन्वर्ट हो गया। और 1962 का जो वार था बेसिकली किस लिए हुआ था? कोई मुझे क्लास में बताएगा क्या कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो 1962 का वॉर था वो क्यों हुआ था? एनी स्पेसिफिक रीज़न कोई बता सकता है कि क्यों ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था इंडिया, मतलब ये जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में क्यों हुआ था? एनीवन इन द क्लास? Dr. Firoz Saab, would you like to add something? इंडिया और चाइना के बीच में जो ये 1962 में जो वॉर होता क्यों होता, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या था? चाइना ने जो एग्रेशन किया उसका क्या एम था? Serene, would you like to add something? कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग थोड़ा चीज़ों को पढ़ें। देखिए 1962 में 20 अक्टूबर को क्या हुआ कि अचानक से जो है इंडिया के रीजन्स में जो है चाइना की जो मिलिट्रीज हैं वो उसने बढ़ना शुरू कर दिया। और ये जो वॉर था इंडिया चाइना के बीच में, इसका एक ही अल्टीमेट पर्पस था। क्योंकि इंडिया ने क्योंकि चाइना ने जो है मैकमोहन लाइन को बॉर्डर लाइन के तौर पे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। और चाइना ने क्या किया कि उसने यूनिलैटरल तरीके से, एक तरफा तरीके से जो है इंडिया और चाइना की जो बाउंड्रीज हैं उसको बदलने की कोशिश की। ये जो इंडिया चाइना की जो बाउंड्रीज हैं उसको बदलने की कोशिश की। और बेसिकली हम देखते हैं कि दो अलग अलग रीजन्स में चाइना जो है इस वॉर को लॉन्च करता है। एक तो अक्साई चीन एरिया में आप देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला एरिया है, नॉर्थ आप देखें बिल्कुल टॉप पे इंडिया के। और दूसरा तवांग वालोंग एरिया जो है, बेसिकली ये जो अरुणाचल प्रदेश के पास का जो एरिया है, ये दो अलग अलग रीजन्स में जो है चाइना की जो मिलिट्री है वो इंटर कर गई और उसने काफ़ी बड़े हिस्से पे जो है अपना कब्जा कर लिया। और एक बात ये भी कि चाइना शुरू से ही कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का ही हिस्सा है, वो साउथ तिब्बत है। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग केस ये था कि चाइना ने खुद ही वॉर जो है लॉन्च किया और उसने एक तरफा जो है सीज फायर, उसका जो वॉर था वो भी एक तरफा था, और जो सीज फायर उसने जो युद्ध विराम की जो घोषणा की वो भी एक तरफा थी। और हम देखते हैं कि इस वॉर में जो है इंडिया को बड़े पैमाने पे जो है टेरिटोरियल बाउंड्रीज का लॉस होता है। और चाइना एक बड़े रीजन पे अक्साई चीन एरिया में भी और लद्दाख एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखते हैं कि इंडिया की जो है ज़मीन पे जो है कब्जा कर लेता है। और हम देखते हैं कि 1964 में, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जब हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि चाइना ने लोकनोर एक साइट है, जैसे कि हमने हमारे वहाँ पे पोखरन है, ऐसे में उसी तरह एक प्लेस है, एक स्थान है, जगह है जिसका नाम है लोकनूर। हाँ, इस लोकनूर में जो है 1964 में 16 अक्टूबर को 1964 में चाइना ने एक टेस्ट को कंडक्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट को। ये पहला चाइना का न्यूक्लियर टेस्ट था और इसका कोड नेम क्या था? प्रोजेक्ट 596। हमने देखे, अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया ने दो अलग अलग टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, एक 1974 में और एक 1998 में। तो इंडिया ने 1974 में जो टेस्ट कंडक्ट किया था
74 में किया था या 76 में किया था, थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा। तो जो पहला इंडिया ने कंडक्ट किया था टेस्ट, उसका नाम कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, आपको मालूम होगा, मैंने पिछली भी क्लास में बताया था। और दूसरा ये था, ये दूसरा जो टेस्ट था उसका जो कोड नेम था शक्ति नाम था। हम लोग इसको शक्ति नाम मेमोराइज़ करने के लिए शक्ति 98 बोलते हैं, ताकि इसका कोड नेम भी याद हो जाए और किस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया था वो भी याद हो जाए। तो इंडिया के पड़ोसी देश चाइना ने जो है 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। ऑलरेडी चाइना हमारे ऊपर अटैक कर चुका था 1962 में, और फिर अगेन उसने जब न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया तो यहाँ का जो बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति संतुलन, वो बिल्कुल बदल गया। जो इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा जो चिंताएं हैं, वो और भी बढ़ गई। और फिर हम देखते हैं कि ठीक 1 साल बाद इंडिया पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया। तो ये जो सब सारे सर्कमस्टांसेस थी, इन सारे सर्कमस्टांसेस ने इंडिया को इस बात के लिए इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, गाइड किया, और कुछ हद तक इंडिया को मजबूर भी किया इस बात पे सोचने के लिए कि इंडिया अपना जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, कि वो न्यूक्लियर पावर का जो इस्तेमाल है वो अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए करेगा, उससे हट करके इंडिया सोचे। इंडिया को जो है ना केवल न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, बल्कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है इंडिया की, जो जो हमारी सरहदें हैं, सीमाएं हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी जो है हमको न्यूक्लियर टेस्ट को करने की ज़रूरत है, एटम बॉम्ब्स को बनाने की ज़रूरत है। और 1964 के बाद में हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान 1962 के वॉर के बाद से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशन है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो जाते हैं, और ये दो कंट्रीज आपस में ऑलमोस्ट इंगेज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे ये अटैक था और चाइना ने काफ़ी हमारी ज़मीन को जो है हड़प लिया था। 1976 में इंदिरा गांधी पहल करती हैं और एक बार फिर से जो है वो आ, इन दो देशों के बीच के जो संबंध हैं उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं। एम्बेसडोरियल लेवल पे चीज़ें होती हैं, जहाँ पे एक बार फिर से इंडिया जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको फिर से रीस्टार्ट करता है, क्योंकि वॉर की वजह से जो है ये सारी जो बायलैटरल रिलेशन थी, जो डिप्लोमेटिक टाइज थी, और एम्बेसडर लेवल पे जो डिस्कशन होता था, वो सारी चीज़ें एक तरीके से टोटली बंद हो गई थी। तो इंडिया ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया चाइना को कि हम जो है अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो हम चूँकि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारी और वैसे भी हर एक कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है बढ़ाना चाहता है। और हम देखते हैं कि चाइना एक हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, ब्रिक्स का नाम सुना होगा, जहाँ पे इंडिया और चाइना आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करने के लिए आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपने संघाई कोऑपरेशन एससीओ का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी चाइना और इंडिया आपस में उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंडिया और चाइना हिस्सा है, और वो आपस में एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने ट्रेड बैलेंस को बेहतर कर सकें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। हम हर कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अभी वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, पैलेस्टाइन की अगर हम बात करें, पैलेस्टाइन, इंडिया का जो स्टैंड था शुरू से ही पैलेस्टाइन के फेवर में था, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे, उसकी वजह से आज देखें कि इंडिया का जो स्टैंड है वो उसमें एक शिफ्ट आया है, और इंडिया जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहा है, और इस वजह से जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम जब बात करेंगे तो कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का वो जो है परमानेंट एलाई नहीं होता है, परमानेंट दोस्त नहीं होता है, या कोई भी कंट्री जो है किसी भी कंट्री का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जो सबसे टॉप मोस्ट जो चीज़ है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है
वो है नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसका राष्ट्रीय हित है, वो उसकी पॉलिसीज़ को, उसके स्टैंड को जो है डिटरमाइन करता है। और आप जब थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के वाले सेक्शन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपने पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो बुक है हांस जे मर्गनथाउ की 1948 में वो पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि बेसिकली जो नेशनल इंटरेस्ट है वही जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है गवर्न करता है। क्या चीज़ें मॉरली करेक्ट हैं, क्या चीज़ें मॉरली इनकरेक्ट हैं, इस बात से किसी देश का लेना देना नहीं होता है। हालांकि जो मोरालिटी का जो एक एस्पेक्ट है, उसको हम पूरी तरीके से नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें, दो देशों के संबंधों की बात करें, तो बेसिकली वहाँ पे जो सुप्रीम प्रिंसिपल है वहाँ का, जो दो देशों के रिलेशन को गवर्न करता है, वो नेशनल इंटरेस्ट ही है और कोई फैक्टर्स नहीं है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी ने जो है अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से पहल की कोशिश की और चाइना के साथ जो है इंगेज किया और डिप्लोमेटिक रिलेशन को जो है रीस्टार्ट किया। और हम अगेन देखते हैं कि 1979 में जब वैसे तो आप देखें कि जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, वो मोरारजी देसाई की लीडरशिप में बनती है। आप अगर आप पढ़े, आपने इंडियन पॉलिटी को ठीक से पढ़ा होगा, इंडिया की जो आज़ादी के बाद की जो पॉलिटिक्स है, उसमें आप देखें जो कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ से शुरू का जो फेज़ है, आप देखते हैं 1979 से 1977 से 1979 का जो पीरियड है, इसमें जो देश की जो लीडरशिप थी वो किसके हाथों में थी? मोरारजी देसाई के हाथों में थी। और हम देखते हैं कि इमरजेंसी, चूँकि ये जो पीरियड था, जो सरकार बनी थी वो इमरजेंसी के बाद बनी थी। इंडिया ने इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इमरजेंसी को भी देखा। इंडिया ने जो है इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया को एक कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाले नेशन के तौर पे भी हमने देखा। और एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि इंदिरा गांधी के रिजीम में चीज़ें कितनी बिगड़ गई थी और वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज किया। और इसके बाद इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ, तो मोरारजी देसाई जो है उनकी सरकार बनी और उनकी ये प्राथमिकता थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें इंक्लूड थी कि वो चाइना के साथ अपने रिलेशन को जो है बेहतर बनाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर जो है हम देखते हैं कि उस समय के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, या जो फॉरेन मिनिस्टर हम कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो चाइना को विजिट करते हैं। और आमतौर पे देखिए, जब भी किसी कंट्री में कोई फॉरेन मिनिस्टर या उस देश का जो नेशनल लीडर है वो किसी कंट्रीज़ को विजिट करता है, तो आमतौर पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं कि कैसे वो अपने ट्रेड, अपने व्यापार को, अपनी सिक्योरिटी को और जितनी भी कल्चरल एंगेजमेंट है उसको वो बढ़ा सकें। तो इन्हीं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो है हम देखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है, जो कि उस वक्त देश के विदेश मंत्री थे, बाद में हम देखते हैं कि 1998 में जो है वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो उन्हें जो है भेजा गया ताकि वो जो है इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को जो है और बेहतर बना सकें। और फिर अगेन हम फर्दर देखें इंडिया और चाइना के बीच में ये जो 1986 का पीरियड है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। आमतौर पे अभी आप देखें, मैंने अभी आपको क्लास में बताया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इस रीजन को चाइना का ये मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का ही हिस्सा है। इसको चाइना क्या बोलता है कि ये साउथ तिब्बत का ही एरिया है, और इंडिया ने इसको इंक्रोच कर लिया, इस पे अपना अतिक्रमण कर लिया, इसको अपने हिस्से में मिला लिया है। और अरुणाचल प्रदेश के ही अंदर एक वैली है, इसका नाम है समुद्रोंगचू वैली। इस वैली में हम देखते हैं कि 1986 में जो है इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और हमारी इंडियन आर्मी, वो दोनों आमने सामने एक बार फिर से हो जाती हैं। दोनों के बीच में काफ़ी जो है वाद विवाद होता है, क्योंकि दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने थी। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके मद्देनज़र इंडिया जो है अरुणाचल प्रदेश को 1986 में ही जो है
एक फुल स्टेट का जो दर्जा, जो कह सकते हैं स्टेटहुड, हम कह सकते हैं इसको, स्टेटहुड प्रोवाइड करता है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड जो है प्रोवाइड करती है। और यहाँ से कई बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश को जो स्टेटहुड का एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 1996 में। ये चीज़ें आप याद करके रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कल की क्लास एटलीस्ट आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा। कल की क्लास में हम जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जैसे कि आप अगर बात करें संघाई कोऑपरेशन के बारे में, डोकलाम के बारे में, क्वाड के बारे में, और उसके बाद जो पैंगोंग लेक में जो हुआ था, डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि मुझे थोड़ा सा उसको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो होपफुली कल मैं चीज़ों को कवर कर लूँगा। और अगेन यहाँ पे हम देखें कि राजीव गांधी जो है फिर 1988 में जो है चाइना को विजिट करते हैं। अगेन जाहिर सी बात है, हालांकि आप देखें, अगर बात करें आप राजीव गांधी के बारे में, कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री आप अगर कहें, जो जवाहरलाल नेहरू थे आमतौर पे, आप जानते हैं, तो उन्होंने जो है चाइना को विजिट किया था। चाइना के बाद हम देखते हैं कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री जो है, इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री चाइना नहीं जाता है। और लगभग 34 साल के बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, वो चाइना विजिट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है उनको और बेहतर बनाया जा सके। और मैंने आपको अभी जैसा कि बताया कि जब भी कोई किसी कंट्री का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है किसी कंट्री को विजिट करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। वो कैसे वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको बेहतर बनाया जा सके, कैसे जो तनाव जो दो कंट्रीज के बीच में जो तनाव, जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है, कैसे उसको जो है एक पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट किया जा सके, कैसे वो अपने बीच में कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख करके जो है एक किसी भी कंट्री का जो हेड होता है या लीडर होता है वो किसी कंट्री को विजिट करता है। और अगेन हम देखते हैं कि 1998 में जब इंडिया जो है अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है, राजस्थान में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को इंडिया कंडक्ट करता है। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपको पिछली हमारी क्लास के बारे में याद होगा, तो हमने आपको बताया था कि 1974 में जो है इंडिया जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लाइन पे आप लोग रहिएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो 1974 में जो है 18 मई को इंदिरा गांधी की लीडरशिप में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, तो पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि इंडिया अपने आप को इन फ्यूचर एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश कर सकता है। और 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला टेस्ट कंडक्ट किया था, तो उसी वक्त जो है एनएसजी को बनाया गया था। एनएसजी एनएसजी एक ग्रुप बनाया गया था। बेसिकली ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, और बेसिकली ये जो ग्रुप है तीन चीज़ों को से बेसिकली डील करता है। जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं उससे डील करता है ये, जो मटेरियल उसमें यूज़ होता है, जैसे इक्विपमेंट की मतलब क्या, कि जो रिएक्टर को फॉर एग्जांपल जो मटेरियल उसमें यूज़ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो इन चीज़ों को जो है रेगुलेट करता है। और चाइना एनएसजी का मेंबर है, और चाइना ने की शुरू से ही कोशिश ये रही है कि इंडिया जो है अपने आप को एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश ना कर सके। और पूरी दुनिया के लिए जो है ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। और चूंकि हम देखते हैं कि जब इंडिया ने टेस्ट को कंडक्ट किया तो एक मिला-जुला रिस्पॉन्स आया। दुनिया के अलग-अलग जो देश हैं उन्होंने अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के पीछे एक वजह भी थी कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरह का कुछ कर सकता है। वो भी जब उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी उसने यूरेनियम को उस लेवल पे जो है इनरिच किया, उसको रिफाइन किया, और उसने जो है टेस्ट को कंडक्ट किया।
और हम देखते हैं कि शुरू से ही जब चाइना जो है इस बात के लिए फ़ोकस मतलब इस बात के लिए जितने भी सिर्फ़ चाइना की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी P5 नेशन है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 नेशन हैं, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन यूएसएसआर मतलब टोटल 5 कंट्रीज़ है ना, इसमें हम P5 की बात करें P5 नेशन की, इसमें अमेरिका और रसिया चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सभी कंट्रीज़ हैं। इनकी ये कोशिश रही है कि इंडिया जो है एनपीटी पे साइन करें। एनपीटी 1968 में लाई गई थी और फिर 1998 में हम देखते हैं कि जो सीटीबीटी लाई गई थी 1996 में आई थिंक लाई गई थी, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सीटीबीटी, ठीक है ना। तो आई एम श्योर 1996 है, ठीक है। तो 1996 में जो मतलब 1968 में और 1996 में जो दो ट्रीटीज लाई गई थी, तो खासतौर पे P5 जो नेशन है वो इंडिया को इस बात के लिए इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इंडिया इस ट्रीटी पे साइन करे। एक्चुअली इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, किस बात के लिए कि उसको आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से वो आर्थिक सहायता जो इकोनॉमिक हेल्प कह सकते हैं कि असिस्टेंट नहीं मिल पा रहा था। ये जो कंट्रीज़ हैं P5 कंट्रीज़ स्पेशली अमेरिका की अगर हम बात करें और उसमें चाइना का भी काफ़ी हद तक रोल है कि वो इस बात के लिए इंडिया पे दबाव बना रहे थे कि आप जो है इस ट्रीटी पे साइन करें और इन फ्यूचर ताकि इंडिया को रोका जा सके कि वो किसी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट ना कर सके। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पे सीटीबीटी पे जो है साइन करने से मना कर दिया। अब चाइना ऑलरेडी चूंकि टेस्ट को कंडक्ट कर सका था, तो चाइना ने तो डायरेक्टली इंडिया के स्टेट टेस्ट को क्रिटिसाइज तो नहीं किया, लेकिन वो बार बार जो है सीटीबीटी को लेकर के बार बार वो उसके लिए जब इंडिया ने टेस्ट को कंडक्ट किया तो बार बार उस सीटीबीटी का नाम ले रहा कि इंडिया को जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे जो है रिएक्ट करना चाहिए। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कर लिया है और वो इस बात का क्लेम कर रहा है कि वो एक डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसको अपना एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेके आना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए दुनिया को कि वो किस तरीके से अपने न्यूक्लियर टेस्ट का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ऑलरेडी अब देखिए इंडिया ने जब टेस्ट को कंडक्ट कर लिया तो अब इंडिया इस कंडीशन में है कि ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर के अब उसे इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, वो चीज़ें जो है पैरेलल लेवल पे निगोशिएट करने के मतलब बराबरी के दर्जे पर के आकर इंडिया चीज़ों को निगोशिएट करने की कंडीशन में है। अभी वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या और भी कोई कंट्री हो जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के और इंडिया ने साफ कह दिया कि जो है हम ऐसे ट्रीटीज़ पे साइन नहीं करेंगे जो डिस्क्रिमिनेटरी हों। मतलब एक तरफ जो P5 कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी टेस्ट को कंडक्ट कर चुकी हैं, उनको वो एक तरह से उनके फेवर में वो पॉलिसी है और हम ऐसी पॉलिसी पे साइन नहीं कर सकते जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। और आगे हम फिर देखते हैं कि ठीक 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान भी जो है टेस्ट को कंडक्ट करता है। तो चाइना का एक मिक्स रिस्पॉन्स था, वो डायरेक्टली तो उसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन जो है फिर भी उसका जो कह सकते हैं रिस्पॉन्स था, जिस तरह से चाइना ने रिस्पॉन्स किया तो वो इस बात से खुश नहीं था कि इंडिया जो है इस लेवल पे चीज़ों को कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करना। और बार-बार वो इस बात के लिए उसने अपील की कि इंडिया भी एनपीटी पे और सीटीबीटी पे साइन करे। और फिर हम देखते हैं कि 2004 में जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं झाओ रोंग जी, वो इंडिया को विज़िट करते हैं और अगेन विज़िट करने का एक ही पर्पज़ है कि कैसे इन देशों के ये जो देश हैं इनके जो रिलेशन है इसको बेहतर बनाया जा सके, स्पेशली जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को जो है आगे बढ़ाया जा सके। और इसके रिस्पॉन्स में फिर हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में जो है चाइना में विज़िट करते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और एक हाई लेवल डिस्कशन वहाँ पे होता है, जहाँ पे बेसिकली इंडिया और चाइना इस बात के लिए एग्री होते हैं कि वो थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन अपने इकोनॉमिक ट्रेड को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। और अगेन फिर हम देखते हैं कि जो नाथुला पास है, नाथुला पास की हम देखें जो इसकी लोकेशन है बहुत ही ये आप देखें जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए जो उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है नाथुला पास की बहुत ही क्रूशियल है। और इंडिया और चाइना ने जो है इसको क्या किया कि इसको जो है 44 साल के बाद 2006 में जो है इसको फिर से रीओपन कर दिया। तो अगर आप एक मिनट
44 साल का सीधा सा एक मतलब ये हो गया कि 1962 में जो है इस पास को जो है क्लोज कर दिया गया था। मतलब 1962 का जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस टाइम से इस पास को जो है बंद कर दिया गया था। हालांकि ये जो पास है, नाथुला पास, जो इसको दर्रा भी बोलते हैं, पास का मतलब दर्रा, मतलब एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं दर्रा मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब चीज़ों को एक लोगों के आने जाने की मतलब पॉसिबिलिटी हो जहाँ से। हालांकि उस तरह से मतलब वो रोड टाइप वाला या उस तरह से कोई बहुत ही डेवलप्ड एरिया नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा रीजन जहाँ से कि दो कंट्रीज के बीच में लोग आ जा सकते हैं, वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और 1962 में जो इस पास को जब बंद कर दिया गया था, तो फिर अगेन हम देखते हैं 2006 में 2006 में हम जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पास को एक बार फिर से खोल दिया जाता है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। हाँ, बाकी कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें आप ज़रूर साथ में बने रहें। वहाँ हम चीज़ों को और बेहतर लेवल पे डिस्कस करेंगे, और जो डोकलाम, एससीओ